हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 107 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। और ये आपका टाइटल है भारत का इतिहास, जिसमें 1206 से 1550 तक का इतिहास को लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें 5 साल के PYQ को देखा गया है। 5 साल के PYQ के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लिया गया है। और ये नोट्स आपको जून एग्जाम 2026 के लिए और दिसंबर एग्जाम 2026 ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक PYQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा पैटर्न किस प्रकार था। दिसंबर 25 में आपका इग्नू का एग्जाम हुआ था। दिसंबर 25 में मैं उनका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और उनसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा क्या पैटर्न था। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है आपका BHIC 107 दिसंबर एग्जाम 2025 का, जिसका टाइटल आप लोग देख ही सकते हैं, भारत का इतिहास फोर चतुर्थ इतिहास और दूसरा बात भारत का 6 से लेके 1550 तक का। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम होता है आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है 400 शब्दों में। 400 शब्दों का मतलब 4 से 5 पेज। अगर आप बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज, अगर छोटा लिखते हैं तो 4 पेज। इसमें से 2 भाग है, जिसमें से प्रत्येक भाग में कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों भाग से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए भाग 1 में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, तुगलक शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत के विस्तार की चर्चा कीजिए। देखिए इसमें कितना मार्क्स मिला, 20 मार्क्स मिला। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सुल्तानों के अधीन शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसा था। भाई शासन व्यवस्था दिल्ली सुल्तानों के टाइम में, इसके बारे में बताना है, 20 मार्क्स के। थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के राजस्व प्रशासन की क्या करना, व्याख्या, 20 मार्क्स के। 4 नंबर में आपका टिप्पणी पूछा गया है, 200 वर्ड्स के मतलब 2 पेज के, 10-10 मार्क्स के। तो देखिए जब भी टिप्पणी बनाएंगे भैया आपको दोनों 2 टिप्पणी कम से कम बनाने होंगे 20 मार्क्स के लिए। देखिए अमीर खुसरो, उल्मा, न्याय व्यवस्था, अहोम राज्य। तो जो आपको अच्छा लगे चारों में से कोई 2 का आप क्या करोगे, 2 का जवाब दे देंगे। उसके बाद भाग 2 में आए। भाग 2 है पहला क्वेश्चन 5वां नंबर में, 13वीं से 15वीं शताब्दी में प्रमुख कृषि तकनीकी की चर्चा, क्या कैसा व्यवस्था था उस समय, कृषि तकनीक क्या था, उनके बारे में चर्चा करना है। छठा है भक्ति आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का क्या करना, विश्लेषण। दिल्ली सुल्तानों के अधीन निर्मित किलों के संदर्भ में संरचनात्मक स्वरूपों का की चर्चा करना है। और 8वां नंबर में भी यहाँ पर क्या है, विषय टिप्पणी। जिस तरह से 4 नंबर में था, यहाँ 8 नंबर में टिप्पणी है, 200 वर्ड्स में। फिर यहाँ पर 2 आप कोई भी 2 बना सकते हो, खान का और सराय, चिश्ती सिलसिला, वैदांतिक परंपरा, दरगाह, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उनको कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा पैटर्न है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर को हम लोग ध्यान समझेंगे। देखिए अभी तो टाइम नहीं है ज्यादा, आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। देखिए अभी मैं सिर्फ रीड कराते जाऊंगा, रीड कराऊंगा ऐसे कि जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको समझाते हुए रीड कराऊंगा। और आपको ना हेडफोन का यूज करना है या फिर शांत में रहना है, शांत में बैठना है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। मेरे साथ आपको रिवाइज करना। और आप लोगों में से जिसने भी ये पीडीएफ परचेस कर लिया, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, देन आप लोग अपना अपना पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा, इजीली हो जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, इक्ता प्रणाली क्या है। इक्ता प्रणाली, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का विकास कैसे हुआ और इसके प्रशासनिक और सैन्य महत्व कैसा था, इनके बारे में बताना है। इक्ता प्रणाली है ना, दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक एवं सैन्य आधार की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थिरता में इक्ता प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान रहा। यह मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत का एक ऐसा प्रशासनिक खोज थी जिसने बिखरे हुए राज्य को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के नीचे उखाड़ दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एकता प्रणाली को लेकर ना कंफ्यूज होंगे, सर एकता प्रणाली नहीं तो, एकता प्रणाली तो आपने बिना बताया ही नहीं, बिना बताया आप आगे बढ़ गए। तो भैया एकता प्रणाली मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। एकता प्रणाली क्या है। एकता प्रणाली मध्यकालीन भारत में, विशेषकर जो इल्तुतमिश का जो टाइम था, आप लोग देख सकते हैं,
तो इल्तुतमिश के टाइम में ये प्रचलित हुआ और ये प्रशासन और राजस्व की व्यवस्था थी। तो सुल्तान अपने अधिकारियों या फिर सैनिकों को वेतन के बदले क्या किया जाता था? वेतन के बदले किसी भी क्षेत्र क्षेत्र या फिर भूमि का राजस्व कर वसूलने का अधिकार देता था, ठीक है? और उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में कर वसूलने के लिए दिया जाता था, उस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था और उसका प्रभारी इक्तादार होता था, ठीक है? जहाँ से राजस्व यानी टैक्स को वसूला जाता था। तो इक्ता क्या समझे? राजस्व वसूलने के लिए दिया गया क्षेत्र, है ना? मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जैसे मान लो आप दिल्ली में कोई ऐसा जगह मतलब मान लो कि दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में आप रहते हो मतलब आईपी एक्सटेंशन में आपके वहाँ पे दिल्ली सरकार ने आपको ये दे दिया कि भाई इस क्षेत्र में आपको टैक्स वसूलना है, ठीक? तो टैक्स वसूलना है, उस क्षेत्र को आपको दे दिया भाई इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको काम करना है। तो वो क्षेत्र उसके लिए इक्ता होगा और वहाँ पे जो हम लोग टैक्स लेंगे, वो इक्ता प्रणाली का सिस्टम कहलाएगा, ठीक? समझ में आ गया? और वो जो लेने वाले होंगे वो होगा इक्तादार, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, है ना? इसकी शुरुआत कब किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, है ना? और अ, ताकि दूर-दराज के जो क्षेत्र है, क्षेत्रों से क्या किया जा सके लगान वसूला जा सके और विद्रोह को क्या कर जा सके दबाया जा सके। इक्ता प्रणाली की मुख्य कार्यप्रणाली क्या है? समझिए। हस्तांतरणीय अधिकार, इसमें एकता का क्या महत्व है? इसमें इक्तादार या जिसे मुक्ति कहा जाता था, को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता था, बल्कि उसे केवल उस क्षेत्र से राजस्व को वसूलने का अधिकार मिलता था। समझ में आ गया? ये ऐसा नहीं कि जो क्षेत्र दिया गया है तो वो उसका हो गया, नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको टैक्स वसूलने के लिए अधिकार दिया गया था, ठीक है? क्या दिया गया था भाई? टैक्स वसूलने के लिए। तो सिर्फ टैक्स ही वसूला जाता था, जिसे इक्तादार बोला जाता था। सुल्तान जब चाहे उसका तबादला कर सकता था, जब चाहे सुल्तान को जब लगे कि भाई ये काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसको हटा सकता था, ठीक है? हटा देता था। सैन्य उत्तरदायित्व, इक्तादार का मुख्य कर्तव्य एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सेना रखना था, जिसे युद्ध के समय सुल्तान की मदद के लिए भेजना अनिवार्य होता था। राजस्व का बंटवारा, वसूल किए गए लगान से इक्तादार अपनी सेना का खर्च और अपना वेतन निकालता था। इसके बाद पैसा बचता था जिसे फ़वाजिल कहा जाता था, जो फ़ाजिल बच गया, ठीक है? उसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था उसे, समझा क्या? ऐसा नहीं कि बचा तो वो रख लिया, नहीं, नहीं। और इस व्यवस्था ने भारत के सामंती ढांचे को बदलकर एक पेशेवर नौकरशाही की नींव रखी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसमें कड़े सुधार किए गए ताकि भ्रष्टाचार कम हो। वहीं फिरोज तुगलक ने इसे वंशानुगत बनाकर कमजोर कर दिया। और प्रशासनिक एवं सैन्य महत्व देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से इसे सुल्तान को हर गांव और शहर से सीधा जोड़ दिया। सैन्य दृष्टि से सुल्तान को एक विशाल अस्थायी सेना रखने के भारी खर्च से मुक्ति मिल गई क्योंकि सेना का रखरखाव अब इक़्तिदार की जिम्मेदारी थी। अतः एकता प्रणाली ने ही तुर्कों को भारत के विशाल भूभाग पर लंबे समय तक शासन करने की शक्ति प्रदान की। यह व्यवस्था मध्यकाल मध्यकालीन राजनीति और अर्थशास्त्र के मेल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति उसके आर्थिक सुधार और नियंत्रण के तरीके को बताना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत इतिहास के सबसे साहसिक और अनोखी आर्थिक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना एक विशाल और शक्तिशाली अस्थायी सेना का रखरखाव करना। सुल्तान यह भली-भांति समझता था कि सैनिकों को कम वेतन में संतुष्ट रखने के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने दिल्ली में 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए और प्रत्येक वस्तु का सटीक मूल्य निर्धारण निर्धारण सरकारी स्तर पर कर दिया।
इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुल्तान ने सहना-ए-मंडी नामक कठोर अधिकारी की नियुक्ति की, जिनका कार्य व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी तय मूल्य से अधिक वसूली ना करे। उसने दीवान-ए-रियासत विभाग के मध्यम माध्यम से व्यापारियों का पंजीकरण कर दिया, है ना? पंजीकरण अनिवार्य कर दिया और कपड़ों से लेकर जड़ी-बूटियों तक व्यापार होता था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होंगे, सर दीवान-ए-रियासत क्या है? समझिए, दीवान-ए-रियासत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एक क्या था? महत्वपूर्ण विभाग था। ये क्या था भाई? विभाग था। यह विभाग बाजार और व्यापार की व्यवस्था देखने का काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना और लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो ये क्या करते थे? बाजार की निगरानी करते थे, वस्तुओं के दाम तय करते थे, व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है? और जो घूस-घास करते थे, है ना? कालाबाज़ारी करते थे, उनको रोकना इनका काम था। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था में गुप्तचर प्रणाली इतनी सक्रिय थी कि सुल्तान को बाजार की हर छोटी-छोटी गतिविधि की पल-पल की जानकारी रहती थी। इस नीति का सबसे कठोर विशेषता इसकी दंड प्रणाली थी। यदि कोई दुकानदार वजन में हेराफेरी करता पाया जाता, तो उसे सजा के तौर पर उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने राशनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत अकाल या फिर सूखे के समय भी अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी गोदाम बनवाए गए। यद्यपि इस नीति से ने व्यापारियों की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया और किसानों पर भारी दबाव डाला, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह मुद्रास्फीति को रोकने का एक सफल प्रयास था। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था भी ढह होगी, क्योंकि यह किसी आर्थिक सिद्धांत के बजाय केवल सैन्य शक्ति और सुल्तान के व्यक्तिगत खौफ पर टिकी थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। विजयनगर साम्राज्य की नयनकार प्रणाली अ, की मुख्य विशेषताओं और इसकी प्रशासनिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, नयनकार, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये नयनकारा प्रणाली क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता और निरंतर सैन्य सफलताओं के पीछे उसके नयनकारा प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान था। यह व्यवस्था मध्यकालीन दक्षिण भारत की एक अनूठी सैन्य प्रशासनिक संरचना थी, जिसने साम्राज्य को एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के रूप में स्थापित किया। इस प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य की भूमि को अमरम नामक विशेष भूभागों में विभाजित किया गया, जो जिन्हें अमर नायकों को उनके वेतन और सैन्य रखरखाव के बदले प्रदान किया जाता था। ये नायक मुख्य रूप से सैन्य कमांडर होते थे, जिनकी निष्ठा सीधे विजयनगर के राजा के प्रति होती थी। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इन नायकों को न केवल राजस्व वसूलने का अधिकार था, बल्कि उन पर भारी सैन्य जिम्मेदारियां भी थी। ठीक है? प्रत्येक नायक को अपने अधीन एक निश्चित संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी रखने पड़ते थे, जिन्हें युद्ध की स्थिति में राजा की सेवा में तुरंत तैनात कर दिया जाता था। प्रशासन में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए नायकों को वर्ष में एक बार व्यक्तिगत रूप से राज दरबार में उपस्थित होकर कीमती उपहार और भेंट प्रदान करनी होती थी। इसके अतिरिक्त नायकों ने नए कृषि क्षेत्रों को विकसित करने और सिंचाई के लिए तालाब बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। नयनकारा प्रणाली ने विजयनगर को एक क्या किया? विकेंद्रीकृत ढांचा प्रदान किया, जिससे राजा को विशाल स्थायी सेना का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा और साम्राज्य का विस्तार तेजी से हो गया। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए संस्कृत शिलालेखों के महत्व की जांच कीजिए। इतिहास के पुनर्निर्माण में प्राथमिक स्रोतों का स्थान सर्वोपरि होता है। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत को अक्सर केवल फारसी तारीखों, यानी दरबारी इतिहास के माध्यम से देखा जाता है।
जो मुख्य रूप से सुल्तानों और उनके सैन्य अभियानों तक सीमित थे। किंतु इस काल के संस्कृत शिलालेख वे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो क्षेत्रीय राजनीति, समाज की आंतरिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता का एक निष्पक्ष और व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, मंदिरों की दीवारों और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण है। राजनीतिक इतिहास और क्षेत्रीय राजवंशों का ज्ञान के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो दिल्ली सल्तनत के समांतर भारत के विभिन्न हिस्सों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राजवंश शासन कर रहे थे, अलग-अलग क्षेत्रों में। इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए संस्कृत शिलालेख ही एकमात्र सटीक साधन है। वंशावली और विजय चाहमान या फिर चौहान, गाहरवाल, कलचुड़ी और दक्षिण के विजयनगर व होयसल राजाओं ने अपने अभिलेखों में अपनी वंशावली और सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया। शासन का विस्तार, ये शिलालेख उन क्षेत्रों की सटीक सीमाओं की जानकारी देते हैं जहां तुर्क सत्ता का सीधा प्रभाव नहीं था। उदाहरण के लिए विजयनगर ने शिलालेख दक्षिण भारत में हिंदू राजसत्ता के प्रतिरोध और प्रशासन की अनूठी जानकारी देते हैं। सामाजिक धार्मिक संरचना का प्रतिबिंब, समाज के सूक्ष्म अध्ययन के लिए ये शिलालेख एक्स-रे की तरह कार्य करते हैं। दान की परंपरा, अधिकतर संस्कृत शिलालेख दान पत्र के रूप में है। ये बताने हैं कि राजा किस प्रकार विद्वानों और मंदिरों के भूमि दान अग्रहर देते थे। सांस्कृतिक समन्वय, कई शिलालेखों में सुल्तानों के लिए सूरत्रान, सुल्तान और शक जैसे शब्दों का क्या किया प्रयोग हुआ। यह दर्शाता है कि तत्कालीन समाज और विद्वान वर्ग नई राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार अपनी संस्कृति में ढाल रहे हैं। कर व्यवस्था, इन लेखों में विभिन्न प्रकार के करों जैसे भाग, भोग, सीमा, शुल्क का उल्लेख मिलता है। सामाजिक धार्मिक संरचना का प्रतिबिंब, दक्षिण भारत के शिलालेखों से नयनकारा प्रणाली और ग्राम सभाओं की कामकाज की अद्भुत जानकारी मिलती है जो भारतीय स्रोतों में लगभग अनुपस्थित है। कृषि और सिंचाई, भूमि की माप, मिट्टी के प्रकार और सिंचाई के लिए बनाए गए तालाबों व फिर नहरों का विवरण इन अभिलेखों में अत्यंत बारीकी से दर्ज है। कालक्रम की शुद्धता, इन शिलालेखों में तिथियों का अंकन विक्रम संवत और शक संवत में किया गया है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं का समय निर्धारण वैज्ञानिक रूप से सटीक हो जाता है। ये लेख उस दौर की संस्कृति, संस्कृत भाषा के परिष्कृत रूप और क्षेत्रीय भाषा जैसे पुरानी हिंदी, कन्नड़, तमिल के साथ उसके मेल-जोल की उनको भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मंदिरों पर खुदे लेख उनकी निर्माण शैली और शिल्पकारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन राजत्व के चरित्र एक पर एक टिप्पणी कीजिए, लिखिए और कुलीन वर्ग के बदले चरित्र की जांच कीजिए। दिल्ली सल्तनत में शासन की पूरी शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी, लेकिन राजत्व शासन करने का सिद्धांत हमेशा एक जैसा नहीं रहा। शुरुआत में जब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश बैठे तो उनका मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता को बचाए रखना था। इस समय सुल्तान को अपने साथ आए तुर्की सेनापतियों का सम्मान करना पड़ता था, लेकिन शासन का असली और सख्त चेहरा गियासुद्दीन बलबन के समय सामने आया। बलबन ने राजत्व को एक देवीय संस्था माना। उसका कहना था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने दरबार में इतनी गंभीरता और अनुशासन पैदा किया और अमीरों के लिए सुल्तान से बात करना तो दूर, उसके सामने मुस्कुराना भी मना था। बलबन ने सिजदा और पापोश जैसी प्रथाएं चलाकर यह साबित कर दिया कि सुल्तान और साधारण इंसान में जमीन और आसमान का फर्क है। समय बदला और अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार पर राजत्व का चरित्र और व्यावहारिक हो गया। चरित्र क्या हो गया और व्यावहारिक हो गया ना।
और अलाउद्दीन पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म यानी मौलवियों से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने साफ कहा कि शासन शासन जनहित और राजत्व की मजबूती के लिए होना चाहिए, है ना? शासन क्या होना चाहिए? जनता के कल्याण के लिए और मजबूती के राज्य की मजबूती के लिए होना चाहिए, ना कि धार्मिक कानूनों के हिसाब से। अलाउद्दीन का राजत्व पूरी तरह निरंकुश शक्ति पर टिका था। वहीं इसके विपरीत जब हम लोदी वंश के अफगान सुल्तानों को देखते हैं तो उनका राजत्व समानता पर आधारित था। वे अपने सरदारों को अपना नौकर नहीं बल्कि अपना भाई मानते थे। इसमें आपका कुलीन वर्ग का सीन था। कुलीन वर्ग का बदलता स्वरूप। कुलीन वर्ग जो थे वो सुल्तान काल की सबसे ताकतवर जमात थी। 13वीं शताब्दी में इस वर्ग पर पूरी तरह तुर्की मूल के अमीरों का कब्जा था। इल्तुतमिश के समय 40 तुर्क सरदारों का दल इतना शक्तिशाली था कि वे सुल्तानों को गद्दी से उतारने और बिठाने का काम करते थे। इन तुर्क अमीरों में नस्ली अहंकार और बहुत ज्यादा था और वे किसी गैर तुर्क को ऊंचे पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन खिलजी क्रांति ने इस ढांचे को तोड़ दिया। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के समय कुलीन वर्ग का जो चेहरा वो बदल गया। अब केवल तुर्क होना काफी नहीं था बल्कि योगदान को महत्व दिया जाने लगा। पहली बार भारतीय मुसलमान ने गैर तुर्कों को बड़े पर्दों पर बिठाया और जिससे कुलीन वर्ग का दायरा बढ़ गया। इसके बाद तुगलक काल में हम देखते हैं कि प्रशासन में विरोध विद्वानों, हिंदुओं और स्थानीय रईसों को भी जगह मिली, जिससे कुलीन वर्ग का दायरा बढ़ गया। इसके बाद तुगलक काल में हम देखते हैं कि प्रशासन में विरोधी विद्वानों, हिंदुओं और स्थानीय रईसों को भी जगह मिली। लोधी काल तक आते आते यह वर्ग एक काबिल क्या कबीलाई भाईचारे में बदल गया, जहाँ अमीर खुद को सुल्तान के बराबर समझने लगे थे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट था कहाँ पे, कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग कौन थे, कौन आते थे इस वर्ग में? तो इस वर्ग में बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजशाही राज परिवार, ठीक है, राजा, उच्च अधिकारी, अमीर लोग आते थे, ठीक है। तो जिसके पास बहुत जमीन थी, जमींदार, तो बड़े बड़े राजा, जमींदार कुलीन वर्ग में आते थे, ठीक है, जो ऊंचे स्थान पर, जिसका सम्मान ऊंचे स्थान पर रहता था। तो ये समझ गए कुलीन वर्ग क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बहमनी सुल्तान में अफाकियों और दक्खनियों के बीच संघर्ष की प्रकृति की आलोचनात्मक से जांच कीजिए। तो चलिए, बहमनी सुल्तान के इतिहास में सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर चलने वाला आंतरिक संघर्ष था, जिसे बनाम दक्कनी अफाकी बनाम दक्खनी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष ने न केवल प्रशासन को खोखला किया बल्कि अंततः बहमनी साम्राज्य के पतन का मार्ग भी प्रस्तुत किया। आफाकी वे लोग थे जो ईरान, इराक और अरब जैसे देशों में आकर दक्कन में बसे थे, जबकि दक्कनी वे स्थानीय मुस्लिम और अमीर थे जो पहले से ही वहां रह रहे थे। इन दोनों गुटों के बीच संघर्ष केवल सत्ता पाने का नहीं था बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई थी। आफाकी लोग खुद को उच्च कुल का और अधिक शिक्षित मानते थे, जिससे स्थानीय दक्कनी अमीरों में उनकी प्रति ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा हुई। सुल्तानों ने भी अक्सर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन दोनों गुटों को आपस में लड़ाया, जिसका असर प्रशासन की कार्यकुशलता पर पड़ा। संघर्ष के प्रमुख कारण और प्रभाव। इस संघर्ष की प्रकृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नस्ली और सांस्कृतिक श्रेष्ठता। आफाकी खुद को दक्कनियों से श्रेष्ठ समझते थे। सुल्तान के करीब रहकर प्रशासन के बड़े
प्रशासन के बड़े पदों पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे स्थानीय अमीरों को लगा कि उन्हें उन्हें उनके ही क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा है। धार्मिक मतभेद। अफ़ाकियों में अधिकांश शिया मत को मानने वाले थे, जबकि दक्कनी और अमीर मुख्य रूप से सुन्नी थे। इस ये दोनों क्या थे भाई, शिया और सुन्नी एक प्रकार के उस समय जाति, धर्म इस तरह से बँटे हुए थे। तो शिया सुन्नी उस समय के एक उन लोगों का जाति था। और धार्मिक अंतर में राजनीतिक संघर्ष को और अधिक हिंसक और व्यक्तिगत बना दिया। प्रशासनिक अस्थिरता। जब कोई भी नया सुल्तान गद्दी पर बैठता तो वह एक गुट को दूसरे पर तरजीह देता। उदाहरण के लिए सुल्तान हुमायूं शाह और महमूद गावा के समय यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। महमूद गावा खुद एक अफाकी था, जिसकी हत्या दक्कनियों की एक बड़ी साजिश का परिणाम थी। साम्राज्य का विभाजन। इस निरंतर गुटबाजी ने केंद्र सरकार को इतना कमजोर कर दिया कि बहमनी साम्राज्य अंततः 5 स्वतंत्र राज्यों जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार में टूट गया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार विनिमय नीतियों के उद्देश्यों की जांच कीजिए। क्या इससे इच्छित उद्देश्य पूरा हुआ? टिप्पणी कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अर्थशास्त्र को सैन्य शक्ति के साथ जोड़कर देखा। उसकी बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अनोखा और साहसी प्रयोग था। यह केवल एक आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि सुल्तान की सुरक्षा और विस्तार के लिए उठाया गया एक सोची समझी रणनीति हिस्सा था। बाजार नियंत्रण नीति के प्रमुख उद्देश्य। अलाउद्दीन खिलजी की इस महत्वाकांक्षी नीति के पीछे कई गहरे उद्देश्य छिपे थे। विशाल सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन को मंगोलों के लगातार हमलों से बचने और पूरे भारत को जीतने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की जरूरत थी। खजाने पर बोझ डाले बिना सैनिकों को कम वेतन में अच्छा जीवन जीने के लिए उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम घटा दिए। महंगाई पर लगाम। सुल्तान का मानना था कि यदि वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी जाए तो व्यापारी मनमानी नहीं कर पाएंगे और कम वेतन में सैनिक जो है कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। बिचौलियों का अंत। वह अन्य व्यापारी जमाखोरों की शक्ति को खत्म करना चाहता था और जो वस्तुओं को रोककर कीमतें बढ़ाते थे। राजस्व में वृद्धि। बाजार पर नियंत्रण के जरिए वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसानों और व्यापारियों से मिलने वाला कर सीधे सरकारी खजाने में आए। नीति की सफलता और इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति। जहाँ तक इस सवाल का सवाल है कि क्या उद्देश्य पूरे हुए, तो इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन अपने जीवन काल में इससे काफी हद तक सफल रहा। इसके प्रभाव भी क्या है, निम्नलिखित है। कीमतों में स्थिरता। सुल्तान ने अनाज, कपड़े, घोर और तक की गुलामों की कीमतें भी तय कर दी थी। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के पूरे शासनकाल में इन कीमतों पर एक कौड़ी की बढ़ोतरी हुई, जो उस समय के हिसाब से चमत्कार था। कुशल आपूर्ति व्यवस्था। उसने सहना, एमंडी, अधीक्षक की नियुक्ति की और सरकारी गोदाम बनवाए। अकाल के समय भी दिल्ली में अनाज की कमी नहीं हुई। सैन्य मौजूदगी। इस नीति के कारण ही वह एक शक्तिशाली सेना रखने में सफल हुआ, जिससे मंगोलों को खदेड़ा और दक्षिण भारत तक विजय की पताका फहराई। आम जनता का प्रभाव। हालांकि यह नीति मुख्य रूप से सेना के लिए थी, लेकिन दिल्ली और अस्पतालों के आम लोगों को भी सस्ती वस्तुओं का लाभ मिला। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति अपने तात्कालिक सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह सफल रही। इस नीति के दम पर वह एक विश्व विजेता बनने का सपना देखा।
देख सका। हालांकि यह नीति स्वाभाविक आर्थिक नियमों के खिलाफ थी, इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ यह व्यवस्था भी ढह गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच भारत में चित्रकला की परंपराओं पर एक नोट लिखिए। तो भाई 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच चित्रकला कैसी क्या हो रहा था चित्रकला के अंतर्गत, समझिए। भारत 12वीं से 15वीं शताब्दी का काल भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक संक्रमण काल था। तो इस समय भाई चित्रकला में मतलब जैसे कि दीवारों पे, घरों पे अलग अलग विशेष जगह पर ना चित्र बनाए जाते थे बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे टाइम, बहुत अच्छे सुंदर चित्र बनाए जाते थे। तो इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा जाता है। और ये चित्रकला का ही एक समझ लो एक सुनहरा काल था। इस दौरान प्राचीन भारतीय शैलियां धीरे धीरे नई विदेशी शैलियां विदेश का फारसी के साथ घुल मिल रही थी। इस युग की चित्रकला मुख्य रूप से पांडुलिपि चित्रकला के रूप में विकसित हुई, जहाँ किताबों के पन्ने पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। चित्रकला इस काल की चित्रकला परंपराओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में देख सकते हैं। पहला, पाल और जैनी शैली। 12वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध ग्रंथों पर चित्र बनाए गए। वहीं पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान में जैन चित्रकला जैसी शैली का अत्यधिक विकास हुआ। जैन ग्रंथों जैसे कल्पसूत्र को कल्पसूत्र को तार के पत्तों और बाद में कागज पर बहुत ही सुंदर रंगों से चित्रित किया गया। इन चित्रों की विशेषता इनकी नुकीली नाक और नुकीली नाक और बड़ी आंखें और सुनहरे रंगों का प्रयोग था। सुल्तान शैली का प्रभाव, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी चित्रकला के तत्व भारत आए। इस दौरान निमतनामा, पाक कला की पुस्तक जैसी पांडुलिपियों में भारतीय और ईरानी शैलियों का मेल देखने को मिलता है। इस शैली ने आगे चलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। यह चित्रों में चेहरे के हाव भाव और प्रकृति यानी पेड़ पौधे को अधिक बारीकी से दिखाया जाने लगा। चित्रकला की प्रमुख विशेषता ये थी कि रंगों का चयन किया जाता था। इस काल में लाल, नीले और पीले जैसे गहरे रंगों का प्रयोग अधिक होता था। जैन शैली में सोने और चांदी की स्याही का भी उपयोग चित्रों को भव्य बनाने के लिए किया जाता था। कागज का आगमन, 14वीं शताब्दी के आसपास भारत में कागज का उपयोग शुरू हो गया, जिससे चित्रकला में अधिक स्पष्टता और विस्तार आया। इससे पहले चित्र मुख्य रूप से तार के पत्तों, ठीक है, इस पर बनाए जाते थे। विषय वस्तु, चित्रकला मुख्य विषय धार्मिक था, है ना, मुख्य विषय धार्मिक था। इसमें बौद्ध, जैन, तीर्थकार और हिंदू देवता। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते इसमें दरबारी जीवन और शिकार के दृश्य भी शामिल होने लगे। 12वीं से 15वीं शताब्दी की चित्रकला केवल धार्मिक प्रचार का माध्यम नहीं था, बल्कि यह बदलते राजनीति और सांस्कृतिक प्रवेश का प्रतिबिंब थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखा, ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। अब हम लोग शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं जो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग था। फर्स्ट टिप्पणी है अमीर खुसरो, यानी जीवन और इनके साहित्य के बारे में बताइए। अमीर खुसरो 1253 से लेके 1525 तक का क्या था भाई, इस समय के शासक थे। मध्यकालीन भारत के एक महान सांस्कृतिक के प्रतीक थे, जिन्हें तूतीर ए हिंद, भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। खुसरो केवल एक दरबारी कवि नहीं थे, सॉरी, ये अमीर खुसरो क्या थे, अमीर खुसरो कवि थे, ठीक है। तो वो जो कौन से कवि थे, पोएट, मतलब पोएट्री लिख रहे थे और ये कविताएं लिखते थे। तो ये मध्यकालीन भारत के एक महान सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तूतीय ए हिंद, है ना, तूतीय ए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। खुसरो केवल एक दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि वे एक संगीतज्ञ और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। उन्होंने फारसी के साथ साथ हिंदवी यानी खड़ी बोली में काव्य रचना की, जिन्हें
जिससे उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। उनके साहित्य की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, मौसमों और यहाँ के लोगों के प्रति अपनी रचनाओं में अगाध प्रेम प्रकट किया। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने भारतीय और ईरानी सुरों का ऐसा मेल किया कि कव्वाली और ख्याल जैसे नई विधाओं का जन्म हुआ। नयनकारा प्रणाली प्रशासनिक संरचना कैसी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता का मुख्य आधार नयनकार प्रणाली थी। यह एक प्रकार की सैन्य सामंती व्यवस्था थी जिसे हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझ सकते हैं। अमर नायक राजा राय अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों को नायक नियुक्त करते थे और उन्हें शासन के लिए विशेष भू क्षेत्र क्या करते थे प्रदान, जिसे अमरम कहा जाता था। सैन्य उत्तरदायित्व इन नायकों का मुख्य कर्तव्य राजा की सहायता के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी तैयार रखना था। राजस्व और न्याय नायक अपने क्षेत्र से यानी टैक्स कर यानी टैक्स वसूलते थे और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था व न्याय का प्रबंधन भी करते थे। स्वतंत्रता हालांकि राजा उनका स्थानांतरण कर सकते थे लेकिन उस व्यवहार में नायक अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थे। ठीक है, इसलिए उसको रखा गया। अगला है मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा। समझिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1329 ईस्वी में शुरू की गई ये सांकेतिक मुद्रा। कब की गई? 1329 ईस्वी में। इनकी योजना सांकेतिक मुद्रा की योजना इतिहास का एक साहसी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी प्रयोग हुई थी। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए जिसका मूल चांदी के बराबर रखा गया। यह विचार आधुनिक मुद्रा व्यवस्था और व्यवस्था जैसा ही प्रगतिशील था, लेकिन सुल्तान सिक्कों की ढलाई पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण लोगों ने अपने घरों की टकसाल बना लिए और बाजार नकली सिक्कों से भर गया। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया, जिससे व्यापार बुरी तरह से ठप हो गया। अंततः अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और सरकारी खजाने से असली सोने चांदी के सिक्के देकर जाली सिक्के बदलने पड़े, जिससे राजकोष खाली हो गया। 12th नंबर में सैन्य प्रौद्योगिकी तकनीकी सुधार। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य युद्ध कौशल में आए तकनीकी बदलाव ने सल्तनत काल के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। इस काल की प्रमुख सैन्य विशेषताएं इस प्रकार थी। इसमें घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना तुर्क अपने साथ उत्तम नस्ल के अरबी घोड़े और लोहे की रकाब लेकर आए, जिससे सैनिक घोड़े पर बैठकर अचूक निशाना लगा सकते थे। जिससे क्या सैनिक घोड़े पर बैठकर अचूक निशाना लगा सकते थे। अस्त्र शस्त्र इस काल में मंजनीक और आरादा जैसे भारी यंत्रों का प्रयोग बढ़ा, जो पत्थरों और ज्वलनशील पदार्थों को दूर तक फेंकने में सक्षम थे। किलेबंदी सुरक्षा के लिए किलों की दीवारों और अधिक ऊंचा बनाया गया। हालांकि बारूद का विस्फोटक प्रयोग बाद में हुआ, लेकिन नफ्ता आग्नेय अस्त्रों का प्रारंभिक प्रयोग का उपयोग शुरू हो गया था। रणनीति पारंपरिक भारतीय युद्ध शैली जो हाथियों पर निर्भर थी, उसे तुर्कों की तेज गति वाली सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकालीन समाज की आध्यात्मिक लहर थी जिसने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित किया। इस दौर आंदोलन की नींव अलवार यानी विष्णु भक्त और नयनार यानी शिव भक्त संतों ने रखी। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण को मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। संतों ने जाति पाति, ऊंच नीच और जटिल कर्मकांडों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा से तमिल, कन्नड़, तेलुगु में उपदेश दिए, जिससे धर्म केवल पुरोहित तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंच गया।
इस आंदोलन ने महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों और आध्यात्मिक मार्ग में बराबरी का स्थान दिया। इसी आंदोलन की ऊर्जा ने बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। क्वेश्चन 14 है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? तो इल्तुतमिश को भाई वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है दिल्ली सल्तनत का? चलिए समझिए। इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव भले ही रखी हो, लेकिन उसे एक सुव्यवस्थित रूप, शौर्य और स्थिरता प्रदान करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को ही जाता है। 1211 ईस्वी में जब वो सिंहासन पर बैठा, तब सल्तनत आंतरिक विद्रोह और बाहरी खतरों से घिरी हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि दिल्ली को एकांत, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित किया। उसकी सफलता के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण उसका सही था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की और 40 शाह यानी तुर्कान ये चिहलगानी नामक 40 वफादार तुर्क सरदारों को एक दल बनाया, है ना? तुर्क सरदारों का क्या किया? एक दल बनाया, जिसने शासन को मजबूती प्रदान की। मुद्रा और संप्रभुता, उसने अरबी पद्धति पर आधारित चांदी और टका और तांबे का जीतल जारी किया, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने कर उसने अपनी सत्ता को कानूनी और धार्मिक मान्यता दिलाई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर इसे इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बनाया। उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के खतरे को अपनी चतुर कूटनीति से टालकर नवजात सल्तनत को विनाश से बचा गया। अतः प्रशासनिक ढांचा तैयार करने, स्वतंत्र मुद्रा चलाने और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित करने के कारण उसे वास्तविक संस्थापक कहना सर्वथा उचित है। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। आप लोग ना अब सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? या फिर आप लोग एक बार पीडीएफ परचेज कर लो व्हाट्सएप से, ओके? जितने भी टिप्पणी और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इसे परचेज कर लो एग्जाम देने से पहले, बहुत ही हेल्प होगी। सो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, आप लोगों ने देखा और आप लोग एक बार रिवाइज कर लिए, अच्छा से एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सोशल मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, बाय। चांस पे बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।